कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। किशनगढ़ नाम के गांव में सरजू नाम का एक आदमी उसके माता और पिताजी के साथ रहता था। उसके माता पिताजी की तबीयत उम्र के साथ खराब हो रही थी। वो अपने माता पिता की मन लगाकर सेवा करता था। सरजू को जानवरों से बड़ा लगाव था, इसलिए उसके घर में बहुत सारे पालतू जानवर भी थे। वो उन सबकी अच्छे से देखभाल किया करता था। ऐसे ही एक दिन गांव से जाते समय उसे एक कुत्ते का पिल्ला जख्मी हालत में दिखाई दिया। अरे, ये कुत्ता तो जख्मी है, इसे घर लेकर जाता हूँ। सरजू उस कुत्ते के पिल्ले को घर लेकर आया, उसका इलाज करवाया, उसके पैरों पे मलहम पट्टी करवाई। बेटा सूरज, तुम ऐसे दुखी और बेसहारा प्राणियों की मदद करते हो, ये बड़ा पुण्य का काम है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। माँ, ये पशु पक्षी मुझसे तकलीफ में देखे नहीं जाते, इसीलिए मैं इनकी मदद करता हूँ। अच्छा विचार है बेटा तुम्हारा। भगवान तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। अगले दिन सरजू गांव से जा रहा था। उसने देखा कि एक जगह बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। सरजू वहां गया। अरे, क्या हुआ है? तुम लोग लाठियां लेकर क्यों आए हो? अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ एक बड़ा सांप निकला है, उसे मारने के लिए यहाँ भीड़ जमा हुई है। अरे रुको रुको, इस सांप को क्यों मार रहे हो? इसने क्या किया है? पागल हो क्या? सांप कितना जहरीला होता है पता है तुम्हें? आपको पता है, सांप बेवजह कभी किसी पर हमला नहीं करता। अगर उसे लगा कि किसी से खतरा है तभी वो काटता है। ये सांप आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरे चलो चलो, इसकी बातें क्या सुनते हो, मारो इस सांप को। सारे लोग उसे मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी सरजू बीच में पड़ गया और बोला, आप कृपा करके इसे मत मारिए, मैं इसे लेकर जाता हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सरजू ने उस सांप को पकड़कर एक टोकरी में डाला और उसे एक घने जंगल में लेकर गया। उसने उस सांप को वहां की झाड़ियों में छोड़ दिया और तभी अचानक वो सांप उससे बात करने लगा। हे मानव, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। आप बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको वो लोग मार डालते, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया। मुझे प्राणियों से और पक्षियों से बहुत लगाव है, इसीलिए मैंने आपको बचाया। फिर तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो। नहीं नहीं जादुई सांप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा स्वभाव देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे माँ और पिताजी बीमार रहते हैं और तुम उनकी सेवा के लिए सारे पैसे खर्च कर देते हो ना? हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता? मैं सामने वाले का चेहरा पढ़ सकता हूँ, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि किसका मन साफ है। ये लो, ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी मदद। ऐसा बोलकर वो सांप अपने मुंह से सोने के सिक्के गिराने लगा। सरजू ने वो सारे सोने के सिक्के उठा लिए और सांप से कहा, हे जादुई सांप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत लगे तो यहाँ आकर मुझे आवाज दे देना। सरजू खुशी खुशी वो सारे सिक्के लेकर वहां से निकल पड़ा। गांव में आकर वो सिक्के बेचने के लिए वो एक सोनार की दुकान में गया। अरे सरजू, ये इतना खरा सोना कहाँ से लाए हो तुम? वो बात मैं आपको नहीं बता सकता, आप सिर्फ ये सिक्के लो और मुझे पैसे दे दो। सरजू सोनार से पैसे लेकर घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो सोनार बड़ा चालाक था। उसे सरजू पर शक हो गया था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। सरजू ने घर जाकर सारी बातें अपने माँ बाप को बताना शुरू किया। माँ, ये लो पैसे, इससे तुम्हारा और पिताजी का अच्छा इलाज करवाऊंगा। अरे बेटा, इतने पैसे कहाँ से लाए हो तुम? सरजू ने अपने माँ बाप को सारी कहानी बता दी और ये सब उनके घर के बाहर खड़ा सोनार सुन रहा था। वो मन ही मन सोचता है, अच्छा तो आज वो बाजार में निकला हुआ बड़ा सांप जादुई सांप था। चलो अब मैं भी अपना मुनाफा कर लेता हूँ। अब सोनार एक पंछी खरीद लेता है और उसे लेकर जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद, भाई यहाँ इस गांव में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, अब तो पंछियों को भी नहीं छोड़ते। कल उस बेचारे सांप को मार रहे थे और आज इस पंछी को पकड़कर बेचना चाहते थे। क्या विचार है इन लोगों के। जाओ पंछी, आज से तुम आजाद हो। सोनार की ये बातें सांप ने सुन ली और वो झाड़ियों से बाहर आया। तुम कौन हो मानव, और यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ इस पंछी को छोड़ने आया था। तुम्हारा मन कितना साफ है, बताओ क्या समस्या है तुम्हें मानव? हे जादुई साहब, मुझे तो समस्या ही समस्या है। मेरे माँ बाप को दिल की बीमारी है, मेरी पत्नी को किडनी की बीमारी है और मेरे बच्चों को डायबिटीज है। अब क्या करूँ तुम ही बताओ। वो सांप मन ही मन सब जान चुका था कि ये सोनार झूठ बोल रहा है। ये लो वत्स, तुम्हारे लिए सोने के सिक्के, इन्हें लेकर तुम अपने परिवार की सारी समस्याएं दूर कर सकते हो। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। ऐसा बोलकर सांप उसके सामने सोने के सिक्के डाल देता है
और वहां से चला जाता है। सोनार वो सोने के सिक्के उठाकर सीधे अपने दुकान आता है। दुकान आकर वो उन सोने के सिक्कों को घिसकर परखना शुरू करता है। घिसते घिसते अचानक उनसे धुआं निकलने लगता है और सारे सोने के सिक्के जल उठते हैं। आग इतनी बढ़ जाती है कि सोनार का पूरा दुकान जल जाता है। ये देखकर बेचारा सोनार हक्का बक्का हो जाता है, जोर जोर से रोने लगता है और अपनी लालच की वजह से अपना पूरा दुकान खो बैठता है। वहां दूसरी तरफ सरजू उन्हीं पैसों से अपने माँ बाप का इलाज करवाता है और उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीता है। शामगढ़ नाम के गांव में नवीन नाम का एक लड़का रहता था। नवीन को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था, लेकिन उसका यह बांसुरी बजाना उसके पिताजी को पसंद नहीं था। उनका मानना था कि अगर नवीन बांसुरी बजाते रहेगा तो उसको काम करना और घर की जिम्मेदारियां संभालना नहीं आएगा। अजय, आप ऐसा क्यों सोचते हो? उसको बांसुरी बजाना बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे की इच्छा है तो बजाने दीजिए ना। अरे, बांसुरी बजाने से किसी का पेट नहीं भरता, समझी? हाँ, जिम्मेदारी पड़ेगी तो कर लेगा, अब चिंता मत करो। नवीन के पिताजी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद बाहर गया नवीन घर आता है। बेटा, आज बहुत देर हुई आने में। अरे माँ, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, उनको मेरी बांसुरी बजाना बहुत पसंद आया, इसलिए वहाँ रुका था। अच्छा, अब चलो खाना खा लो। और तुम्हारे पिताजी आज तुमसे बहुत गुस्सा हुए हैं, तुम कुछ काम ही नहीं करते, इसकी वजह से। माँ, अगर मैं अब काम करूंगा तो मेरा बांसुरी बजाना छूट जाएगा। मैं बांसुरी बजाना नहीं छोड़ सकता। अरे बेटा, बांसुरी बजाने से किसी का पेट नहीं भरता और बांसुरी बजाना एक शौक है और काम तो हम पेट के लिए करते हैं। तुम्हारे बाबा भी अभी बूढ़े हो गए हैं और उनसे काम नहीं होता। इस हफ्ते में जल्द से जल्द काम ढूंढ लेना, समझे? ठीक है माँ। चलो अब खाना खा लो। खाना खा के नवीन सोने जाता है और रात भर अपनी नौकरी के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह जल्द ही उठकर अपने सारे काम खत्म कर लेता है और नौकरी की तलाश में गांव में घूमने लगता है। ऐसे ही नौकरी ढूंढते ढूंढते वो एक क्लर्क के पास जाता है। क्या आपके यहाँ मेरे लायक कोई नौकरी है? तुम क्या करते हो? तुम्हें कौन सा काम आता है? आप जो भी बताओगे वो मैं कर लूंगा। अच्छा, यह कुरियर बॉय का काम है, करना चाहोगे? हाँ हाँ साहब, करूंगा ना। तो ठीक है, कल से काम पर आ जाना। और साहब, तनख्वाह कितनी मिलेगी? तुम्हें 10,000 मिलेंगे महीने के। हाँ साहब, चलेगा। नवीन खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और घर जाते ही अपनी माँ को एक खुश खबर सुनाता है। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है। सच में नवीन, आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरे बाबा आएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। नवीन खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह जल्द ही उठकर तैयार होकर अपने काम पर जाता है। अपना काम वक्त पर खत्म करके वहां से वो एक पार्क में जाता है, जहां जाकर वो अपनी बांसुरी बजाता है। उसके बांसुरी की मधुर धुन सुनकर बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा होते हैं और नवीन की प्रशंसा करते हैं। बांसुरी बजाना खत्म करके वो घर जाता है। आज का दिन कैसा था बेटा? माँ, आज का दिन बहुत अच्छा था और मैंने काम करने के बाद पार्क में जाकर एक जगह पर बांसुरी भी बजाई। लोगों को बहुत पसंद आई। ऐसे ही खुश रहा कर। तभी उसके पिताजी घर आए और नवीन से कहा, कैसा रहा तुम्हारा काम का पहला दिन? अच्छा रहा पिताजी, चलो खाना खाते हैं। हाँ चलो। अब नवीन हर रोज जल्दी उठकर अपने सारे काम खत्म करके ऑफिस जाने लगा। ऑफिस के काम खत्म करके हर रोज वो पार्क जाने लगा और वहां जाकर बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी लोगों को बहुत पसंद आने लगी थी। ऐसे ही एक दिन वो पार्क में बैठकर बांसुरी बजा रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आया। बहुत अच्छा बजा लेते हो, ये तुमने कहाँ से सीखा? जी, मुझे बांसुरी बजाने का पहले से ही शौक था और ये मैंने खुद से सीखा है। अच्छा, तुम मेरे एक प्रोग्राम में आकर बांसुरी बजाओगे? जी, आप कौन हैं? मेरी खुद की एक म्यूजिक एकेडमी है और मैं इस शहर में किसी बांसुरी बजाने वाले को ढूंढ ही रहा था और मुझे तुम मिल गए। कल शाम को मेरा एक प्रोग्राम है, क्या उसमें आकर बांसुरी बजाओगे? जी हाँ सर, मैं ज़रूर आऊँगा। ये लो मेरा कार्ड, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी सर, धन्यवाद सर। नवीन बहुत खुश होकर घर जाता है। अरे नवीन, आज बड़ा खुश है, क्या हुआ है? अरे माँ, कल मुझे एक म्यूजिक एकेडमी में बांसुरी बजाने के लिए बुलाया है। अरे वाह बेटा, ये तो सच में खुशी की खबर है। मेरे बेटे की हर ख्वाहिश पूरी हो। नवीन, तू बांसुरी बजाने के लिए जरूर जा, मगर उसके लिए अपना काम मत छोड़ दे, ठीक है? नहीं पिताजी, काम नहीं छोड़ूंगा, मगर काम हो जाने के बाद यहाँ पे जाऊंगा। हाँ ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। अगली सुबह जल्दी उठकर नवीन अपने सारे काम खत्म कर लेता है और काम खत्म करने के बाद ऑटो से उस आदमी ने बताए हुए पते पर जाता है। उस पते पर जाकर वो बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कंपनी के अंदर गया
वहां उसे वही आदमी दिखाई दिया जो उसे पार्क में मिला था। नवीन उसके पास गया। सर, मुझे क्या काम करना है, कैसे बांसुरी बजानी है, जरा बताएंगे? फिलहाल तुम यही रुको, कुछ ही समय में बहुत सारे लोग यहाँ जमा हो जाएंगे। फिर तुम्हें स्टेज पर जाकर बांसुरी बजानी है। जी सर। सब लोग जमा हो जाने के बाद स्टेज पर एक चेयर पर बैठकर नवीन अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बांसुरी बजाना खत्म हो जाने के बाद वो एक जगह खड़ा हो गया। वो आदमी स्टेज पर आया और नवीन के लिए तालियां बजाई। वहां उपस्थित सारे लोगों ने नवीन के लिए तालियां बजाई और ये सब देखकर नवीन फूले न समाया। शो खत्म हो जाने के बाद उस आदमी ने नवीन से कहा, बहुत बढ़िया, क्या तुम हर रोज मेरे यहाँ शो करोगे? जी सर, क्यों नहीं। तो फिर ये डन, ये लो तुम्हारे आज के दिन के पैसे। सर, ये मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी पहली कमाई। धन्यवाद सर। पैसे लेकर नवीन अपने घर आया और उन्हें अपनी माँ को सौंप दिया। अरे नवीन, ये इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे बांसुरी बजाने की पहली कमाई समझ लो। क्या तुझे तेरे बांसुरी बजाने के लिए इतने पैसे मिले हैं? हाँ माँ, अब नवीन अपनी नौकरी के साथ साथ बांसुरी बजाने के शो भी करने लगा, जिससे उसे खूब पैसे मिलने लगे। कुछ ही सालों में उनके शहर में वो बांसुरी वाला नवीन नाम से जाना जाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हमारी प्रतिभा को पहचान कर उसे तराशे तो जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। मदुराई नाम के गांव में रामा और उसकी पत्नी शांता रहती थी। वो दोनों खेती में काम किया करते थे। उनको एक लड़का था जिसका नाम था सुधीर। रामा अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसका बेटा सुधीर पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। रामा अपने बेटे को खूब पढ़ने के लिए कहता और उसकी पढ़ाई के लिए जो भी पैसे लगे वो जैसे तैसे करके जमा कर ही लेता। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन खेत से लौटते समय रामा को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। रामा की ऐसी मौत देख के सारे गांव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं। उसकी पत्नी शांता के पास अब कमाने का कोई साधन नहीं रहता और उसके बेटे के कुछ दिनों बाद खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं। माँ, पिताजी जाने के बाद हमारे खाने के लाले पड़े हैं, हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं बेटा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अरे माँ, तुम डोसा कितना अच्छा बना लेती हो, क्यों ना तुम डोसा बनाकर बेचो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मगर हमारा डोसा लोग खाएंगे क्या? माँ, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तुम्हें जो आता है वही क्यों नहीं, लोग आएंगे भी और डोसा खाएंगे भी। शांता अपने बेटे की बात मान लेती है और अगले दिन से ही डोसा बनाने का काम शुरू कर देती है। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो एक चूल्हे पर डोसा बनाना शुरू करती है और बेटा सुधीर वो डोसा लोगों तक पहुंचाता है। लोगों को शांता का डोसा बहुत पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसके दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अब शांता को भी खुद पर विश्वास होने लगा और उसने जल्द ही अपना खुद का एक ठेला खरीद लिया। वो अब उस ठेले पर अपना डोसा बेचने लगी। उसके ग्राहक उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। अरे भाभी, आपका डोसा तो बहुत ही अच्छा है। आपके डोसे के दाम भी कम है और टेस्ट भी लाजवाब है। धन्यवाद भाई साहब। ऐसा बोल के सारंग वहां से चला जाता है। अब हमारे ग्राहक बढ़ रहे हैं और बारिश के मौसम में यहाँ डोसा बेचना बहुत मुश्किल है। क्यों ना हम जमा किए हुए पैसों से एक दुकान खरीद ले और दुकान में डोसा बेचे। हाँ बेटा, तुम ठीक बोल रहे हो। दुकान हो जाएगा तो हमें डोसा बेचने में आसानी हो जाएगी और हमारे ग्राहकों को सुकून से डोसा खाने के लिए जगह भी मिल जाएगी। अब शांता गांव में एक दुकान खरीद लेती है और वहां से अपने डोसे का काम शुरू करती है। शांता के डोसे अब खूब बिकने लगे। एक दिन उसकी दुकान पर उसकी पड़ोसन रमैया आती है। अरे शांता, पति के जाने के बाद तुमने घर को तो बहुत अच्छे से संभाल लिया है, मगर अपने बेटे की पढ़ाई का क्या? अरे आंटी, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पड़ोस का शिवा है ना, वो मुझे सब अभ्यास बता देता है। मैं खुद से घर पर बैठकर पढ़ाई करता हूँ और माँ की मदद भी हो जाती है। शांता घर जाकर सोचने लगती है, मैंने घर के चक्कर में अपने बच्चे का जीवन दांव पे तो नहीं लगा दिया ना? अब मुझे उसके लिए कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद सुधीर की 12वीं की परीक्षा होती है। सुधीर 12वीं की परीक्षा में अव्वल आता है। आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। अरे सुधीर, तुझे तो अच्छे मार्क्स मिले हैं। तुम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने अब शहर जाओ। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और रही बात पढ़ाई की, तो मैं घर पर ही पढ़ लूंगा, अब तक जैसे किया है। नहीं बेटा, आज तक तुमने बहुत कष्ट किए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पिताजी का सपना पूरा करो। माँ, मैं तुम्हारी और पिताजी की इच्छा पूरी करूंगा। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। बेटा, तुम यहाँ की कोई चिंता मत करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। सुधीर पढ़ाई करने शहर चला जाता है और इधर शांता भी अपने दुकान में अच्छी तरह से काम करने लगती है।
हाथ बटाने के लिए वो अपने साथ 2 औरतें भी रख लेती है। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था और वहाँ सुधीर भी अच्छी तरह से पढ़ाई करके एक इंजीनियर बन गया था। कुछ सालों बाद वो गांव आया और अपनी माँ की फिर से मदद करने लगा। बेटा, तुम इतना पढ़े हो तो तुम किसी अच्छी कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेते? इससे तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी। नहीं माँ, पिताजी जाने के बाद तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा और अब मुझे शहर जाने कह रही हो। मैं यही रहूंगा और तुम्हारा काम में हाथ बटाऊंगा। सुधीर घर रहकर अपने माँ की मदद कर देता है और अपनी पढ़ाई से अपने धंधे में कुछ बदलाव लाता है। अब सुधीर अपने डोसे के धंधे को ऑनलाइन कर देता है और सारे गांव में अपने ऑनलाइन डिलीवरी के पर्चे छपवा देता है। लोग उस पर्चे पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं। अब शांता के लिए और कुछ काम वाली औरतें आती है और कुछ डिलीवरी बॉय भी काम करने लगते हैं। अब डोसे की डिलीवरी लोगों के घर पर होने लगी और कस्टमर्स बहुत खुश हो गए। शांता डोसा वाले? हाँ बोलिए, क्या चाहिए आपको? मुझे 4 प्लेट डोसा और एक्स्ट्रा चटनी चाहिए। जी मिल जाएगा, अभी भिजवा देता हूँ। अब शांता का धंधा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। सुधीर उस छोटे से धंधे को नई ऊंचाइयों पर ले गया। अब उनके ठेले की जगह एक बड़े होटल ने ले ली। शांता को भी अब आराम मिल गया। अब पूरा कारोबार सुधीर ही देखने लगा और इस तरह से सुधीर और उसकी माँ ने खूब मेहनत कर अपना जीवन सार्थक किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने आप पर भरोसा रखकर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाली की कभी हार नहीं होती। कोमल अपने माता पिता के साथ गंगापुर गांव में रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो सभी लोगों की मदद भी किया करती थी। कोमल अपने माँ बाप की बहुत सेवा करती थी और उन्हें खुश रखती थी। वो कुछ ना कुछ काम करके अपना दिन का गुजारा कर ही लेती और इसी वजह से गांव वालों के मन में उसने एक अलग ही जगह बना ली थी। अब पूरे भारत देश में कोरोना नाम की भयंकर महामारी छा गई थी। सारे शहरों तथा गांवों में भी कोरोना के पेशेंट मिल रहे थे। सारे गांव वाले बहुत डर गए थे। एक दिन राशन की एक दुकान पर कोमल राशन लेने गई थी। उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से दूर खड़े हैं, मगर उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। ये देखकर वो सोच में पड़ गई। इन लोगों के पास पहनने के लिए मास्क भी नहीं है क्या? सभी लोगों के काम भी अब बंद हो गए थे और सब लोग अपने अपने घर में ही थे। उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं था। ये सब देखकर कोमल सोच में पड़ गई थी। कोमल हमेशा आजू बाजू में क्या हो रहा है इस सब का ज्ञान रखती थी। अगली सुबह जल्दी उठकर कोमल अपनी माँ की सिलाई की मशीन पर कॉटन के कपड़े से कुछ बनाने लगती है। अरे बेटा, सुबह सुबह क्या कर रही हो? अरे माँ, मास्क बनाकर देख रही हूँ। देखो कैसा है। पहला मास्क तुम्हारे लिए, लगा कर देखो। अरे हाँ, ऐसा ही होता है टीवी में। अरे माँ, मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही मास्क बनाकर बेचूं तो लोगों के काम भी आएंगे और मैं इससे कुछ पैसे भी कमा सकूंगी। अरे ये तो अच्छी बात है कोमल, तुम मन लगाकर मास्क बनाओ। ये कहकर माँ घर में चली जाती है और कोमल मास्क बनाने लगती है। देखते ही देखते कोमल ने दिन भर में 50 मास्क बना लिए और एक बैग में उन्हें भरकर वो बाजार जाकर बेचने लगी। उसके बनाए हुए मास्क सभी को बहुत पसंद आए। उसने सारे मास्क कम दाम में ही बेच डाले। अब ऐसे ही कोमल हर रोज मास्क बनाती और बाजार जाकर बेचा करती थी। ये सब देखकर उसकी पड़ोसी राधा बहुत जल रही थी। अब वो भी मास्क बनाने लगी, लेकिन उसके मास्क कोई नहीं खरीदता था क्योंकि वो बहुत महंगे थे। अब राधा कोमल से बहुत जलने लगी और एक दिन रात को चुपके से जाकर उसने कोमल के बनाए हुए मास्क पर कुछ कलर डाल दिया और सुबह मजा देखने के लिए आंगन में आकर खड़ी हो गई। कोमल सुबह उठकर बहुत प्रसन्न थी, लेकिन जैसे ही उसने मास्क देखे वो रोने लगी और अपने माँ से कहा, माँ, ये कैसे हुआ? मेरे पूरे मास्क खराब हो गए। बेटी, चिंता मत करो, ये जरूर किसी की चाल है। तुम और मास्क बनाओ और बाजार जाके बेच आओ। कोमल अपना रोना बंद करके मास्क बनाने बैठ जाती है। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर में चली जाती है। ये सब कोमल देख लेती है और समझ जाती है कि ये सब राधा की करामत है। कोमल वापस अपने मास्क बनाने में मग्न हो जाती है और किसी का द्वेष नहीं करती। कोमल का यही स्वभाव उसे तरक्की की तरफ ले जाता है। अब वो बहुत सारे मास्क बनाकर बेचने लगी। उसके पास मास्क के ऑर्डर्स अब शहरों में से आने लगे। उसने अपने साथ 5 औरतों को लेकर अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया और शहरों से बड़े बड़े ऑर्डर लेने लगी। अब लोग कोमल को बड़ी इज्जत देने लगे और वो गांव में मास्क वाली कोमल के नाम से जानने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेहनत का फल मीठा ही होता है। कानपुर नाम के शहर में बिकरू गांव में एक गुंडा रहता था। उसका नाम था विकास दुबे। उस पर 60 पुलिस केस दर्ज थे। उसी शहर के पुलिस स्टेशन में विनय सिंह नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जो बहुत ही होनहार और ईमानदार थे।
उनके घर में उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी जया थी। पापा, आप थाने चले जाते हैं और माँ मुझे कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं निकलने देती और घर में रह के हरी सब्जियाँ खाने को देती है। अब बताओ ना पापा मम्मी को। अरे बेटा, हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और तुम्हें मेरी तरह देश की सेवा करनी है तो अच्छा खाना पड़ेगा। ठीक है पापा। अगले दिन विनय सिंह अपने ऑफिस में जाते हैं। वहां जाते ही उन्हें ऊपर से एक अर्जेंट ऑर्डर आती है। सब पुलिस वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। उस चौबेपुर थाने में जो भी हालचाल होती उस पर विकास दुबे की नजर थी। उसे घर बैठकर सारी खबरें मिल जाती थी। उस थाने के डीएसपी थे देवेंद्र मिश्रा जी। ऑफिसर, हमें विकास दुबे के घर जाकर उसे गिरफ्तार करना है। यस सर, हमारी तैयारी हो गई है। आप बताइए कब निकलना है। उसी पुलिस स्टेशन में विकास दुबे का एक खबरी रहता था। वो विकास को फोन कर देता है। हेलो विकास दुबे जी, आज आपके लिए मेरे पास एक खबर है। कौन सी खबर लाए हो आज? विकास जी, आज आपके घर पर पुलिस आपको पकड़ने आने वाली है। आप सतर्क रहिए। अच्छा हुआ तुमने बताया। बाकी तुम्हें कुछ कमी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ कमी नहीं, सब आपकी कृपा है। अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। अब विकास दुबे अपने साथियों को एक जगह बुला लेता है और साथियों, हमारे घर पर हमला होने वाला है, इसलिए हम सबको तैयार रहना है। पुलिस का डटकर सामना करना है। जी विकास जी, आप चिंता ना करें, हम सब बंदोबस्त कर देते हैं। चलो, हम छत पर खड़े रहकर निशाना लगाएंगे। दुबे के कुछ साथी बाहर जाकर रास्ते पर जेसीबी लगा देते हैं ताकि पुलिस की फौज अंदर ना आ सके और बाकी के साथी छत पर जाकर तैयार खड़े रहते हैं। सब लोग पुलिस का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस विकास के घर के पास आती है, लेकिन रास्ता जेसीबी से बंद देखकर दूसरे रास्ते से जाने के बारे में सोचते हैं। चलो, उस रास्ते से जाते हैं। सर, कोई धोखा तो नहीं हो रहा है ना हमारे साथ? उस विकास दुबे को पकड़ना है तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। चलो, हम उनका डटकर सामना करेंगे। जी सर, चलिए। अब सारी पुलिस फोर्स दूसरे रास्ते से विकास दुबे के घर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही उनकी जीप पर ऊपर से गोलियों की फायरिंग शुरू हो जाती है। उस फायरिंग में 8 पुलिस कर्मचारी और डीएसपी मिश्रा शहीद हो जाते हैं। उस जगह सन्नाटा छा जाता है। अब पुलिस की दूसरी फोर्स रास्ते पर तैनात रहती है, लेकिन रास्ते में जेसीबी होने के कारण वो घर तक पहुंच नहीं पाते। घर तक जाने में देर होने के कारण लगभग 7 पुलिस कर्मचारी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। शातिर विकास दुबे वहां से एक साइकिल लेकर भाग जाता है। अब सारे देशवासियों के मन में क्रोध की भावना उमड़ पड़ती है। सब लोग चाहते हैं कि विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। पुलिस अपनी कार्यवाही बड़ी सख्त कर देती है और सब जगह अपना बंदोबस्त कर देती है। कानपुर की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस को भी इत्तला कर देती है और सारे पुलिस स्टेशनों में उसकी फोटो सेंड कर देते हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात हो जाती है और लोगों में भी जागरूकता फैलाई जाती है। पुलिस प्रशासन विकास दुबे को पकड़ने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम रखती है। पूरे भारत में यह खबर हवा की तरह फैल जाती है। पुलिस अफसरों की नई टीम विनय सिंह और डीएसपी मिश्रा के घर वालों को तथा शहीद हुए सारे पुलिस कर्मचारियों के परिवार को आश्वासन देती है। विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। अंकल, मैं बड़ी होकर अपने पापा की तरह बनूंगी और विकास दुबे जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। हाँ बेटी, तुम बेशक पुलिस अफसर बनोगी। सारे लोग वीर शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। इधर विकास इस गांव से उस गांव में जाते ही रहता है। वो किसी राह चलते बाइक सवार की मदद लेकर दिल्ली जाने के लिए निकलता है। उसके करीबी रिश्तेदार उसकी मदद कर रहे थे। उनकी मदद से वो दिल्ली पहुंच गया, मगर वहां जाते ही उसे पुलिस तैनात दिखाई दी और वो उसी रास्ते से फरीदाबाद वाले रास्ते पर निकल पड़ा। फरीदाबाद जाकर उसने एटीएम से कुछ पैसे निकाले। उन पैसों से उसने मोबाइल और कुछ जरूरत की चीजें खरीदी। साथ में एक अखबार भी खरीद लिया। अखबार से उसे पता चला कि उसके रिश्तेदारों को पुलिस ने मार दिया है। अब वो बहुत डर गया। लगता है ये लोग मेरा भी इनकाउंटर कर देंगे। मुझे यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश जाना चाहिए। पुलिस मुझे वहां नहीं ढूंढ पाएगी। अब विकास गुप्त रास्तों से मध्य प्रदेश चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां भी पुलिसों का सख्त पहरा है। अगर मैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाकर छुप जाऊं तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। यूपी पुलिस अब एमपी पुलिस को इत्तला कर देती है और एमपी पुलिस भी अब बहुत सतर्कता से काम करने लगती है। एक दिन मंदिर में पूजा होने के बाद प्रसाद लेने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। उसी लाइन में विकास दुबे भी होता है। तभी मंदिर के एक सुरक्षा कर्मी की नजर विकास दुबे पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। आखिर पुलिस वहां आकर विकास दुबे को पकड़ लेती है
एमपी पुलिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपने जा रही थी और रास्ते में जाते जाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हो गए और उस मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने लगा और पुलिस ने उसे गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया। सारे देशवासियों को यह खबर सुनकर खुशी हो गई और एक तरफ गम भी था कि हमारे देश के होनहार सेवक बेवजह मारे गए थे, मगर आज उन शहीद पुलिस वालों को सच में श्रद्धांजलि मिली थी।